नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट राज्यसभा का रण। मैं हूं आपके साथ अर्चना सिंह। गुजरात में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए अब से कुछ ही देर में वोटिंग शुरू होगी। बीजेपी के उम्मीदवार अमित शाह और स्मृति ईरानी विधानसभा में पहुंच चुके हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी विधानसभा में आ गए हैं। राज्यसभा के लिए वोटिंग शाम 4 बजे तक चलेगी, जबकि 5 बजे के बाद वोटों की गिनती शुरू होगी। शाम 6 बजे तक नतीजे आ जाएंगे। बीजेपी और कांग्रेस के लिए यह चुनाव नाक का सवाल बन गया है। बीजेपी ने जहां अमित शाह, स्मृति ईरानी और बलवंत सिंह को मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस की तरफ से अहमद पटेल मुकाबले में हैं। अमित शाह और स्मृति ईरानी की जीत तय मानी जा रही है, लेकिन तीसरी सीट के लिए अहमद पटेल की दावेदारी के जवाब में बीजेपी ने बलवंत सिंह को उतारकर मुकाबला दिलचस्प कर दिया। कांग्रेस के कद्दावर नेता के लिए राज्यसभा की सीट जीतना कांटों पर चलने के जैसा लग रहा है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये विधानसभा की तस्वीरें हैं जहां वोटिंग शुरू हो चुकी है और एमएलए तमाम वहां पहुंचने लगे। स्मृति ईरानी को आप देख रहे हैं तस्वीरों में जाते हुए। अमित शाह भी पहुंच चुके हैं। वोटिंग 9 बजे शुरू होनी है, यानी अब से बस 1-2 मिनट बाद ही ये वोटिंग शुरू हो जाएगी और जो तमाम नेता हैं वो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। अहमद पटेल दावा करने से नहीं चूक रहे कि उनकी जीत पक्की है। हमारे साथ गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। राज्यसभा चुनाव पर उन्हें क्या कहना है? विजय भाई, ये बताइए, बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनकी जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं? हम 100% जीतेंगे, क्योंकि कल जिस तरीके से एनसीपी ने सपोर्ट दिया, जेडीयू ने भी दे दिया, नलिन कोटड़िया ने भी दे दिया, तो जीत निश्चित है। शंकर सिंह भी, सब लोग जो कांग्रेस के बाकी एमएलए यहाँ है वो भी बलवंत सिंह को वोट करेंगे। मुझे लगता है कि हम जरूर जीत जाएंगे। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस के 44 में से भी कुछ लोग क्रॉस वोट करेंगे? पता नहीं, वो तो उनको वहाँ क्या होगा, लेकिन वहाँ भी बहुत सारी तकलीफ तो है उन लोगों को, इसलिए तो कैंप इतने दिन तक करना पड़ा। तो ये थे गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, जो वोटिंग से एन पहले उन्होंने बताया कि पूरी तरह आश्वस्त हैं बीजेपी की जीत को लेकर के। बीजेपी के तीनों उम्मीदवार जीतेंगे और इशारों में उन्होंने ये भी इंडिकेशन दे दिया कि कांग्रेस कैंप से भी कई जो एमएलएज हैं वो बीजेपी के फेवर में वोट कर सकते हैं। सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार और पार्टी के सीनियर नेता अहमद पटेल को राज्यसभा में भेजने पर कांग्रेस के पसीने छूट रहे हैं। सारी जुगत के बावजूद अहमद पटेल पर हार का खतरा मंडरा रहा है। अब तो वोटिंग में निर्णायक एनसीपी ने भी सोमवार को बीजेपी को समर्थन का ऐलान कर दिया। विजय पटेल से बात हुई है, हाईकमान ने बात हुई मेरी। हाईकमान ने जो निर्णय लिया है उसमें पक्ष के अनुसार जो हमें जो आदेश मिले हैं उसमें साफ कहा गया है कि बीजेपी के उम्मीदवार बलवंत सिंह राजपूत को वोट देने के लिए बोला गया है। दूसरी तरफ अहमद पटेल जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस के दावों के बीच बीजेपी को भी अपनी जीत का पूरा भरोसा है। तो मुझे लग रहा है, मेरे जो विधायक है उसमें पूरा विश्वास है। विजय रूपाणी ने बयान दिया है कि हमारे तीनों कैंडिडेट जीतेंगे और अहमद पटेल विल लूज। मैं कह रहा हूँ कि मैं जीतूंगा और उनका एक कैंडिडेट हारेगा। कांग्रेस मुक्त गुजरात, उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विजय प्राप्त करेंगे। गुजरात की जिन 3 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है, उनमें पहली 2 सीटों पर अमित शाह और स्मृति ईरानी की जीत तय है। तीसरी सीट पर कांग्रेस के अहमद पटेल कैंडिडेट हैं, तो उनके मुकाबले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए बलवंत सिंह राजपूत को उम्मीदवार बनाया गया है। आंकड़ों के मुताबिक अहमद पटेल को कम से कम 45 विधायकों की जरूरत होगी। 2 हफ्ते पहले तक कांग्रेस के 57 एमएलए थे, इनमें से 6 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं, यानी अब कांग्रेस के 51 एमएलए बचे हैं, जिनमें से एक शंकर सिंह वाघेला ने पार्टी तो छोड़ दी है, लेकिन विधानसभा से इस्तीफा नहीं दिया है। वाघेला को छोड़ने के बाद कांग्रेस के 50 विधायक बचते हैं। इनमें से भी 6 एमएलए ऐसे हैं जिन पर कांग्रेस को भरोसा नहीं है। अब बचे सिर्फ 44 विधायक। अहमद पटेल को उम्मीद है कि जेडीयू के इकलौते विधायक छोटू वसवा का वोट उन्हें ही मिलेगा।
कांग्रेस के लिए खतरे की बात यह है कि वो जिन 44 विधायकों पर भरोसा कर रही है, उनमें से अगर कोई टूटा तो अहमद पटेल के लिए मुसीबत हो जाएगी। फिर सेकंड प्रेफरेंशियल वोटों की गिनती होगी और सेकंड प्रेफरेंशियल वोटों की गिनती में बीजेपी उम्मीदवार बलवंत राजपूत की जीत पक्की हो जाएगी। निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद, गुजरात। और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने बात की। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा उन्होंने। हमारे साथ गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। राज्यसभा चुनाव पर उन्हें क्या कहना है? विजय भाई, ये बताइए, बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनकी जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं? हम 100% जीतेंगे, क्योंकि कल जिस तरीके से एनसीपी ने सपोर्ट दिया, जेडीयू ने भी दे दिया, नलिन कोटड़िया ने भी दे दिया, तो जीत निश्चित है। शंकर सिंह भी, सब लोग जो कांग्रेस के बाकी एमएलए यहाँ है वो भी बलवंत सिंह को वोट करेंगे। मुझे लगता है कि हम जरूर जीत जाएंगे। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस के 44 में से भी कुछ लोग क्रॉस वोट करेंगे? पता नहीं, वो तो उनको वहाँ क्या होगा, लेकिन वहाँ भी बहुत सारी तकलीफ तो है उन लोगों को, इसलिए तो कैंप इतने दिन तक करना पड़ा। तो ये थे गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, जो वोटिंग से एन पहले उन्होंने बताया कि पूरी तरह आश्वस्त हैं बीजेपी की जीत को लेकर के। बीजेपी के तीनों उम्मीदवार जीतेंगे और इशारों में उन्होंने ये भी इंडिकेशन दे दिया कि कांग्रेस कैंप से भी कई जो एमएलएज हैं वो बीजेपी के फेवर में वोट कर सकते हैं। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, गांधीनगर। तो मुख्यमंत्री ने साफ साफ तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वो जीत के प्रति पूरे तौर पर आश्वस्त है। उन्होंने कहा जो कांग्रेस का खेमा है उसमें भी बहुत ज्यादा दिक्कत है, इसीलिए अपने विधायकों को उन्हें बाहर रिजॉर्ट में ले जाना पड़ा। हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए गांधीनगर से इंडिया टीवी संवाददाता प्रीति सोमपुरा जुड़ी हैं और बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त, और अब से कुछ देर बाद मीम अफजल कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सुधांशु जी से। सुधांशु जी, राज्यसभा चुनाव इतना इंटरेस्टिंग, इतना दिलचस्प कभी नहीं हुआ जितना गुजरात की इस एक सीट के लिए आप लोगों ने बना दिया, जिस पे मुकाबला हो रहा है। ये बताइए कि इतना आश्वस्त आप लोग कैसे हैं, आंकड़े कैसे आपके पक्ष में हैं? जेडीयू के जो विधायक हैं उन्होंने तो मना कर दिया कि वो आपकी पार्टी को वोट नहीं देंगे, कांग्रेस में और तोड़फोड़ कर रहे हैं आप लोग। अब देखिए, हर चुनाव जो होता है अपने आप में रुचिपूर्ण होता है और हर राजनीतिक संगठन जो है हर चुनाव जीतने के लिए लड़ती है, हारने के लिए कोई जरा चुनाव नहीं लड़ता। जहां तक आंकड़ों का सवाल है, वो स्पष्टता से दिख रहा है कि कांग्रेस, क्योंकि एक डूबता जहाज है, लोग छोड़ के अपने आप जा रहे हैं। उसमें हमारी तरफ से कोई उसके प्रयत्न हो रहे, उससे ज़्यादा कांग्रेस के अंदर प्रयत्न चल रहे हैं कि कांग्रेस को कैसे जो है ख़त्म करा जाए। आज ही आपने अगर बयान सुना हो शशि थरूर जी का, उन्होंने क्या कहा? कांग्रेस के एग्जिस्टेंशनल क्राइसिस है, उनके अस्तित्व को ही खतरा है। बिल्कुल, जयराम रमेश ने कहा है कि ये चुनावी दिक्कत नहीं है, चुनावी दिक्कत नहीं है, ये एग्जिस्टेंस की प्रॉब्लम है, यानी अपने वर्चस्व को बचाना पड़ेगा हमें। प्रीति हमारे साथ गांधीनगर से जुड़ी हुई है। अस्तित्व को, बिल्कुल, अस्तित्व को बचाना पड़ेगा। गांधीनगर से प्रीति हमारे साथ है। प्रीति, बताइए क्या वोटिंग वहां पर शुरू हो चुकी है? 9 बजे ही वोटिंग शुरू हो चुकी है और काफ़ी दिलचस्प लड़ाई है। मैं तो ये कहूँगी कि दो चाणक्य के बीच की ये लड़ाई है। एक चाणक्य है अहमद पटेल है, दूसरे चाणक्य जो है अमित शाह है। दोनों के बीच की लड़ाई है, लेकिन काफ़ी दिलचस्प मुकाबला है। इसके पहले इस तरीके का दिलचस्प मुकाबला कभी देखने को नहीं मिला था। हालांकि 94 में जब चिमनभाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त उस दौरान इस तरह का दिलचस्प मुकाबला हुआ था। लेकिन आज जो सबकी निगाह है वो अहमद पटेल के ऊपर है। क्या वो जीतेंगे या हारेंगे, इसी के ऊपर सबकी निगाह है। अर्चना, बिल्कुल, और ये मुकाबला वाकई जिस तरह से प्रीति भी कह रही बेहद दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस कह रही कि उसके पास जरूरी बहुमत है, 44 उसके विधायक जिन्हें वो रिजॉर्ट में ले गई थी वो हैं। इसके अलावा एक विधायक जेडीयू भी उनके समर्थन में है। लेकिन देखना होगा कि कहीं वोटिंग के दौरान क्या होता है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी 12 विधायकों ने कांग्रेस के क्रॉस वोटिंग की थी, ये भी याद रखना होगा। इंडिया टीवी संवाददाता निर्णय कपूर ने राज्यसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार अहमद पटेल से बात की। अहमद पटेल का कहना है बीजेपी इस तरह से काम कर रही है कि लगता है बीजेपी ने जैसे युद्ध छेड़ दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के चुनाव को लेकर के गुजरात में राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। हमारे साथ खुद अहमद पटेल जी मौजूद हैं बात करने के लिए। SC या ST का जो भी है आरक्षण को लेकर भी उनमें काफ़ी द्विधा है, कहीं वो भी ख़त्म न कर दें। और दूसरा, माइनॉरिटी जो है
वो न तो लोकसभा में रहे न तो राज्यसभा में रहे, उसके लिए सारे प्रयास है और उसी का एक हिस्सा है। तो आप ऐसा क्यों मानते हैं, आपके साथ ऐसी क्या वजह है, क्यों अहमद पटेल को हराना चाहते हैं? वाई ये पर्टिकुलर व्यक्ति को क्यों टारगेट किया जाए? राज्यसभा तो इलेक्शन आते हैं जाते हैं, दोनों सरकारें लगी हुई है, सब एजेंसीज लगी हुई हैं, मेरे पीछे सर्वेलेंस लगाया हुआ है, हमारे विधायकों के पीछे सर्वेलेंस लगाया। वाई ऑल दिस? इट्स लाइक अ वॉर। उन्होंने तो जैसे युद्ध छेड़ दिया। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट रख नहीं पा रही है, इसीलिए बेंगलोर भेज दिया। एब्सोल्युटली बेसलेस। ये तो पहले ही ख़त्म करना चाहते हैं। जिस तरह से लालचें दी जा रही हैं, पैसे ऑफर किए जा रहे हैं, दबाव डाले जा रहे हैं, उन पे केसेस करने की धमकियां दी जा रही है, तो नेचुरली इट्स अ कमिटमेंट ऑफ आवर एमएलएज। 2 हादसे हुए, किसी का बहनोई बेचारे का एक्सपायर हो गया, किसी का भतीजा, उसके बावजूद वो लोग नहीं आए। सर बाढ़ के हालात में भी आपके एमएलएज चले गए? वो पहले 5 दिन वहीं पे थे, उसके बाद गए हैं। मुख्यमंत्री जी को तो 5 दिन के बाद जाने की वहाँ पे फुर्सत मिली और उनके सारे विधायक के परिवार वहाँ पे काम कर रहे हैं। आपके एमएलएज जो हैं वो आनंद के निजानंद रिसोर्ट में है, वजह क्या है? वो उनका कमिटमेंट है, वो रहना खुद चाहते हैं, हमने कोई दबाव नहीं डाला। थैंक यू। सुधांशु जी, अहमद पटेल कह रहे हैं कि आप लोगों ने एक व्यक्ति को टारगेट किया हुआ है, अहमद पटेल को निशाने पे लिया हुआ है, सारी जो आपकी रणनीति बन रही उनके खिलाफ बन रही है। इसकी वजह क्या है? इसके लिए आप लोग हर तरीका, साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, चुनाव जैसा मैंने कहा कि हर चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है और मैं खुश हूं कि हर संभव प्रयत्न हो रहा है चुनाव जीतने के लिए, चाहे दूसरे की पार्टी तोड़नी पड़े। होनी चाहिए प्रतिस्पर्धा। ना ये तो अपना देखिए, इल्जाम आपने सुने, इल्जामों में स्पष्टीकरण कुछ नहीं दिया गया, धमकाया जा रहा है। कांग्रेस के बहुत प्रवक्ताओं ने कहा कि हमें धमकाया जा रहा है, 15-15 करोड़ रुपए जो है दिए जा रहे हैं। अरे भाई, किसने धमकाया, कब धमकाया, किस तरीके से धमकाया, रुपए की प्रलोभन दिया गया, कौन आया, कौन ने किससे बात करी? अगर ये सत्य होता तो आपको नहीं लगता कि ये वो सारी चीजें का खुलासा करते? सुधांशु जी, सत्य नहीं है लेकिन तो और क्या कर सकते? इसलिए कुछ ना कुछ तो इल्जाम लगाने ही है। आईटी की इल्जामों को गंभीरता से ना लेके हो, ये सोचिए। आईटी की रेड भी उस रिजॉर्ट में डाली गई जहां पर ये विधायक थे, मौजूद थे, और उसकी तो तस्वीरें भी आई। आपको लगता नहीं कि 300 करोड़ रुपए की भ्रष्टाचारी संपत्ति अगर पकड़ी जाए तो उसकी सराहना होनी चाहिए या उस पर प्रश्न बिल्कुल होनी चाहिए सुधांशु जी, लेकिन समय, अभी तक, जगह, अभी तक वक्त, समय क्या होता है? वक्त बहुत महत्वपूर्ण होता है। भ्रष्टाचार का भी कोई समय होता है और भ्रष्टाचार को पकड़ने का भी कोई समय होता है। उससे तो आईटी रेड ने हमारी जो अवधारणा थी उसका समर्थन करा कि यहाँ पे भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा चल रही है और प्रलोभन हो रहे हैं। आप सोचिए, 15-15 करोड़ रुपए नकदी में मिले, 300 करोड़ रुपए की भ्रष्टाचारी संपत्ति मिले, उसके लिए अभी तक कांग्रेस ने माफी नहीं मांगी है। कांग्रेस ने माफी नहीं मांगी है कि सब जनों को बंगलौर में ले जाके वहां पे अय्याशी करवाई जा रही थी और यहाँ पे गुजरात की जनता जो है वो बाढ़ के प्रकोप से जो थी त्रस्त थी। आप प्राथमिकताएं देखिए, ये कह रहे हम पे हमने वॉर छेड़ रखी है। आप अपनी प्राथमिकताएं देखिए कि लोगों को वहां पे आप फिल्में दिखा रहे हैं, खाने पे कर रहे हैं, अय्याशियां करवा रहे हैं और यहाँ गुजरात की जनता अब कांग्रेस क्या करे? कांग्रेस को डर था कि जो 44 विधायक उनके पक्ष में हैं और एक जेडीयू का अगर वोट देता है तो बहुमत मिल जाएगा, अहमद पटेल जीत जाएंगे। आप उन पे भी सेंध लगा रहे थे, तो अब उनके पास तो कोई रास्ता ही नहीं बचा था अगर उनको राज्यसभा की सीट बचानी थी। और आप तो अहमद पटेल जिस तरह से कह रहे हैं कि बीजेपी पूरे तौर पर एक व्यक्ति के पीछे पड़ी थी, युद्ध छेड़ दिया अहमद पटेल के खिलाफ, इसीलिए हमें अपने विधायकों को रिजॉर्ट में ले जाना पड़ा, तोड़फोड़ से बचाने के लिए धमकी दे रही थी आपकी पार्टी।